तो बेटा मंडे से ना आप लोगों का थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज होगा, आप लोगों की क्लासेस का टाइम थोड़ा सा जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट आप रात को टाइम से फ्री हो पाए। तो 1 hour 15 minutes की क्लास होगी, 15 मिनट का आपका डाउट सॉल्विंग होगा। तो टीचर 1 hour 15 minutes पढ़ाएगा, ठीक है। और अगर आपके डाउट होंगे तो वो आप डाउट ले सकते हो, अगर आप लोगों के डाउट नहीं है तो फिर हो सकता है मेरे केस में मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा दूं, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, मतलब ये लगा लो तुम 9:20 9:30 तक फ्री हो जाओगे, ठीक है। यस। चलिए बेटा, लेट क्यों आ रहे हैं इतने बच्चे? टाइम तो पता है ना 8:45 का है क्लास का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। मुझे आप प्लीज बताते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों से बने थे या नहीं बने थे। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला था, कितने बच्चों का नहीं हुआ था ये क्वेश्चन? प्लीज रेज योर हैंड। अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर मैं सोल्व कराती हूँ उसको। हरलीन नहीं आई है ना आज? पहली वाली क्लास में थी हरलीन? यस मैम। ऑल राइट, तो काफी सारे बच्चों का नहीं हुआ है। आ जाओ नीचे कर लो हाथ। बेटा ये पीरियोडिक टेबल से था। आपके जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीना ने की रब से फरियाद, है ना। आप लोगों का मैंने जो आप लोगों को शेयर किया था बेटा प्लान, 11th ग्रेड प्लान वाले नाम से एक शीट शेयर की थी, वो मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। वहां पे मैंने 3-4 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं और जिसका रिकॉर्डिंग देखनी है, आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए सेम आप अपने टीचर से ले सकते हो फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। उतना ही आप लोगों को करना है जितना मैंने डाला है। तो मेरा बेटा अगर आपको पता हो एल्कली मेटल्स की जो आउटर शेल, बेसिकली आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे इसमें 2s1 में होता है, इसमें 3s1, 4s1, 5s1 और 6s1, ठीक है। यानी कि ns1 होती है इसकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे p वाला हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ns1 है और यहाँ पे ns1 है, लेकिन n-1 इंटू d 10 है, ठीक है। और बेटा जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कहाँ जाएगा बेटा? एस सेक्शन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा, अगर लेट से मैं यहाँ पे n की वैल्यू 4 ले लेती हूँ तो 4s और 3d10 बनेगा। देखना एक बार, यस देख रहे हो? तो Yes, यहाँ ma'am. पे क्या हुआ है मेरा बेटा, यहाँ पे हुआ क्या है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे क्योंकि अगर आपने n+l रूल सीखा है तो n+l रूल में क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि जिसका n+l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी और वहां पे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा। तो 4s में क्या होता है, 4+0 यानी कि 4 हो जाएगा और 3+2 यहाँ पे हो गया 5। तो पहले 4s वाला भरेगा फिर 3d वाला भरेगा। बोलो हाँ के ना? यानी कि जो Yes, ma'am. लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा मेरा बेटा? डी में जाएगा। फिर यहाँ पे तुम्हारा सवाल आ सकता है मैम लेकिन यहाँ पे तो एस में एक ही है, और जबकि एस में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, यस और नो। बट यहाँ पे अगर तुमने बेटा कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम 4s2 3d9 नहीं लिखते बल्कि 4s1 3d10 लिखते हैं, बिकॉज d10 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होती है d9 से, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। जिसने पढ़ा होगा उसको मेरी बात थोड़ी सी जम रही होगी, जिसने नहीं पढ़ा आप अभी के लिए इसको स्किप मार दो, जब आप ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे फिर आप कर सकते हो। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यस बेटा। मैम मुमताज की ना क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। किसकी नहीं हो रही? मुमताज।
अभी हुई है क्या? एक बार उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए दोबारा। ओके मैम। ठीक है, कह दिया मैम मैंने। ठीक है, आ गई है मुमताज। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। बच्चों, आप लोगों को मैं बार बार कितनी बार बोलूं, आप लोगों को समझ नहीं आता है शायद। कुछ बच्चे लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हो? अब भी पहला क्वेश्चन जो मैंने करा दिया, मैं दोबारा थोड़ी ना रिपीट करूंगी। अगर मेरे को कोई दिख गया ना आज के बाद क्लास में लेट, मैं उसको एंटर नहीं दूंगी क्लास में। मैं 10 मिनट पहले 10 मिनट तो नहीं, कई बार मेरी क्लास थोड़ी लेट खत्म होती है इससे पहले वाली, तो मैं 5 to 7 मिनट्स पहले ही आ जाती हूँ। मैम कई बार मैम ऐसा कुछ होता प्रॉब्लम्स आ रही थी मैम, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, काफी बार ट्राई किया है। है अच्छा, क्या लिखा आ रहा था? मैम आस्क ज्वाइन, मैम ज्वाइन नहीं होता। रिकॉर्डिंग ही हो ही जा रहा था बस। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस मैम मेरे साथ भी। वो होता क्या है ना, जैसे मैं पढ़ाने लगती हूँ ना, तो मेरी वो वाली विंडो ओपन होती है जिसपे मैं लिख रही होती हूँ। तो अगर कोई पीछे से आ रहा होता है वो पता नहीं चलता, तो मुझे वापस आके देखना पड़ता है कि कोई ज्वाइन तो नहीं कर रहा, इसलिए कह रही हूँ जल्दी आया करो। समझ रहे हो? ओके मैम। ओके मैम। आइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये किसका नहीं हुआ था? सबका हो गया था? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? मैम आ रही है आवाज। मैम आ रही है। हाँ, मैं तो हाँ, तो ये क्वेश्चन जिसका नहीं हुआ था प्लीज रेज योर हैंड। ऐसा क्यों बेटा? ये तो आपका फेराडेज लॉ से था। हम्म, देखना एक बार, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड बी रिक्वायर्ड। हरलीन लेट क्यों आई हो? हरलीन जी, ओके, पहले ये बताओ ये हुआ क्यों नहीं? टेल मी, जल्दी बताओ। आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे यस यार, मैम आ रही है। यस मैम। बोल दो, मेरे को लगता है मेरा नेटवर्क ना चला गया हो। मयंक, नहीं हुआ था क्या ये? नो मैम। क्या डाउट आया था मेरा बेटा यहाँ पे? मैम समझ में ही नहीं आया। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? ये देखो। और बताओ, किसी को आया था समझ? हरलीन कौर जी, आपको आया था? हाँ जी मैम। लेट क्यों आई हो फिर आप? मैम ज्वाइन ही नहीं हो रही सी मीटिंग। तो कौन बताएगा कि ज्वाइन ही नहीं हो रही सी मैम? मैं तो मैं ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। तुम्हारे वालों नेटवर्क इश्यू ही बड़ा होता है भाई। चलो, कोई बात नहीं। आइए, कैसे किया था हरलीन आपने सवाल? ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆਫਟਰ ਮੋਸਟ ਸਬ ਸੈਲ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗरेशन। दूसरे वाला बताना, पहले वाला नहीं बताना। चलो आओ, आओ मेरा बेटा, कैसे करोगे? यहाँ पे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इतने ग्राम कॉपर एट कैथोड। एक बार बताओ, कॉपर सल्फेट क्या होता है? ये तो मैंने सवाल करवाया भी था ऐसा। कॉपर +2 में होता है, तो कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन लेके किसमें, कॉपर में कन्वर्ट होगा, तभी तो वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा कैथोड पे। तो एक बात मुझे बताओ, हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए ना कितने डिपॉजिट करने के लिए? 63.5, या इसको उल्टा लिख लो, 63.5 ग्राम कॉपर मुझे चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन जब आप
ट्रांसफर कराओगे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या है, फेराडे ही तो है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 फेराडे तो है, बताया था मैंने। यस मैम। यस मैम। तो अगर 6.35 ग्राम कॉपर करना है तो कितना हो जाएगा, 2 मोल को आप 2 इंटू Na भी लिख सकते हो, तो 2 इंटू Na, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो 2 इंटू Na बाय 63.5 इंटू 6.35, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ फिर, ये कितना आ जाएगा, Na बाय 5 आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो बेटा आप लोगों को करना चाहिए था ये क्वेश्चन, बट आई होप अभी समझ में आ गया होगा। यस ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, संडे को क्लास लगेगी 1.5-2 घंटे की, कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मारेगा, है ना मैम ओके मैम। बेटा। टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग वुड बी 3 to 5, ठीक है। मैम, वैसे तो पंजाब में कल की भी छुट्टी है। क्या हुआ मेरा बेटा, फिर से बोलो। मैम, वैसे पंजाब में कल की भी छुट्टी है। बेटा यस मैम। कल छुट्टी है। छुट्टी है। दिक्कत Yes, पता है ma'am. क्या है, अरे सुनो, सुनते नहीं हो तुम लोग। दिक्कत ये है कि मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है, समझ रहे हो आप। कभी मेरी दिन में 3 क्लास भी होती है, मीटिंग्स भी होती हैं, है ना, कॉल्स भी होती हैं बच्चों के साथ, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाता, नहीं तो मैं ले लेती तुम लोगों का सुबह 2 घंटे बुला के, समझ रहे हो। तो यस मैम। इसलिए मुझे फिर करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे हो। और वैसे भी अगर मान लो मैंने तुम्हारी क्लास लगा दी ना सुबह 2 घंटे, तो तुम्हें शाम को भी तो 2 लगानी पड़ेगी, हेक्टिक हो जाएगा तुम्हारे लिए, नेटवर्क इशू, नेटवर्क वो इंटरनेट खत्म हो जाएगा फिर तुम लोगों का, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो सारी चीजों को देखना पड़ता है। कोई नहीं, अपन संडे को रिचार्ज कर लेंगे। क्या मेरा बेटा, रिचार्ज कर लेंगे जी। और बेटा वो सबके लिए नहीं हो पाता है ना पॉसिबल। हाँ, और वैसे हाँ, आंचल इज सेइंग यूके में नहीं है ना, तो फिर मुझे उन बच्चों का सबका देखना पड़ेगा। आंचल, आपका जो भी डाउट रहता है ना बेटा केमिस्ट्री में, आप प्लीज रीच आउट करा करो मेरे को, अगर आपको कोई प्रॉब्लम केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। हाँ जी संध्या, कुछ कह रही हो, चलिए नीचे कर लीजिए हाथ। 28 किसका हो गया था, जिसका हो गया था वही हैंड रेस करेंगे, जिसका हो गया था बेटा, जिसका हो भी गया था, हो भी गया। सिर्फ 6 बच्चों का हुआ था बेटा 28। सुखजीत, आप कल एब्सेंट थी, आपने रिकॉर्डिंग देखी कल वाली। मैम यस कर लिया कल वाला टॉपिक हमने। ठीक, मुझे नोट्स बनाए होंगे ना आपने कल वाले क्लास के, फिर यस मैम, वो ग्रुप में मुझे वो भेज देना पर्सनली, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो बेटा ये बात ना थोड़ी सी गलत है कि सिर्फ 9 बच्चे ही हैंड रेज कर रहे हैं। मैंने बेटा सॉल्यूशन, तो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, तुम्हें टिप्स पे हो जाना चाहिए। कितनी जगह से पढ़ोगे अब तुम, हैं? एक तो तुम लोगों का सिलेबस भी इतना पीछे जा रहा है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट दिया हुआ है, W2 दिया हुआ है बेटा, बेंजीन में डिसोल्व किया है, बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ है, एलिवेट 1 डिग्री, मोलिकुलर मास बताना था बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा Yes, ma'am. टीबी केबी इंटू एम, नॉन वोलेटाइल है तो बॉन्ड का फैक्टर 1 होगा, तो 1, केबी कितना दिया हुआ है 2.53, मोलालिटी कितनी है, गिवन मास, मोलर मास हमें निकालना है 100 ऊपर 1000, क्योंकि केजी में आता है सॉल्वेंट। तो ये कितना हो गया मेरा बेटा, 253 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आपको स्किप करना है बेटा पेपर में, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे आऊंगी। मोलर मास आपको दिया हुआ है 46 ग्राम पर मोल, मोलिकुलर मास क्या होगा, देखो जो मोलिकुलर मास होता है ना, वो हम बात करते हैं एक मोलिक्यूल के लिए, गेटिंग माय पॉइंट। यस मैम। और वो हम AMU या यूनिफाइड मास में दिखाते हैं। अगर किसी ने बहुत कभी बेसिक भी पढ़ा होगा तो ये चीज जरूर पढ़ी होगी, लेकिन जब मैं एक
मतलब बेसिकली AMU को ग्राम से रिप्लेस करती हूँ, तो वहां पे मैं एक मॉलिक्यूल की बात करके एक मॉलिक्यूल की बात नहीं करती, एक मोल की बात करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने मॉलिक्यूलर मास पूछा है तो 46 ही रहेगा, बट AMU में रहेगा क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं। क्लियर है? Yes, या वेरी गुड। Yes, एटॉमिक ma'am. आई होप इट्स क्लियर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो पेपर में आया था, इसको मैं दोबारा नहीं करूंगी, एक बार फटाफट मैं बता देती हूँ। डाइल्यूशन करने पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। जिन बच्चों का मेरे साथ इंटरव्यू आया, मैंने हर बच्चे से सवाल पूछा है और बहुत बच्चों ने बताया भी नहीं मेरे को, मन तो था एक चाटा लगा ही दूं वहां पे, ठीक है। डाइल्यूशन करने पे जो कप्पा है वो क्या होती है, घटती है बढ़ती है? मैम डिक्रीज होती है। गलत है, डिक्रीज होती है। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। फिर कह रहे हैं डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। मैम बिल्कुल ठीक है। yes, ma'am. अब अगर मैं किसी से पूछूंगी, अब तो ऐसा नहीं होगा ना, महकदीप ने तो मेरे को बता दिया था, ठीक है। सो अब ये गड़बड़ मत कीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। चलो, क्या मेरे को आगे चलना चाहिए? हाँ मैम चलो आगे चलते हैं बेटा। 31 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल, तो KF पे क्या फर्क पड़ेगा? तो अनचेंज। अनचेंज्ड मैम। अनचेंज। डेल्टा TF क्या होगा? KF इंटू मोलैलिटी। तो अगर बेटा मोलैलिटी डबल कर दी तो कोई बात नहीं, KF क्योंकि डिपेंड किस पे करता है बोलो? मैम सॉल्वेंट के सोलवेंट के नेचर पे करता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा? सी, ठीक है। चलो ये 22 वाला मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, याद करो पिछले पेपर में भी आया है, Yes, ma'am. यस मैम, ये रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है। इसमें डेल्टा G वाले फॉर्मूले से लग जाना है ना, तो ऑप्शन नंबर Yes, ma'am. आपका ठीक हो जाएगा। यस मैम। चलिए 33 पे चलते हैं। ये भी शायद आया था मेरे ख्याल से। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसमें इतनी आवाज किसकी फट रही है? पहले तो ये बताओ तुम लोग। मैम डबल डबल आ रही है, पता नहीं किसकी आ रही है। एको हो रहा है जी। थोड़ा माइक म्यूट रखो, जिसका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, जिसका नेटवर्क इशू, बिल्कुल फट रही है आवाज, ठीक है। तो KF आपको दिया हुआ था बेटा, मोलैलिटी दी हुई थी, आपको कुछ नहीं करना था, निकालना क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना था। तो बस तुम्हें ये लगाना था फॉर्मूला, I2 हो जाएगा 1.86 इंटू F, ठीक है। तो 3.72 आ जाएगा, बट आपको सॉल्यूशन का निकालना है तो माइनस में आएगा, है ना, क्योंकि ये होता है। 34 आपके पीरियोडिक टेबल से था, आपको करेक्ट स्टेटमेंट नोट करेक्ट बतानी थी। जब भी आप लोगों का अगर सिली मिस्टेक होता है ना इन चीजों की वजह से, तो यू हैव टू हाईलाइट दोज वर्ड्स जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे नोट करेक्ट हो गया, ये वाले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूछा है क्या प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर? यस, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था, जो इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। अपने को तो नोट करेक्ट बतानी है। फिर वो कह रहे हैं कि नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस देन देयर मेटेलिक काउंटर पार्ट्स। यस, क्योंकि बेटा देखो, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो भी मेटल होते हैं, एस ब्लॉक के, जो डी ब्लॉक के होते हैं वो भी मेटल होते हैं, एफ ब्लॉक वाले भी मेटल होते हैं। सो सिर्फ 13 to 18 वाले आपके नॉन मेटल वाले कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो मेटेलिक वाले से क्या होंगे? कम होंगे, तो ये भी बात ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज होती है। हाँ मैम, लेफ्ट टू राइट इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। जिसको ये चैप्टर आता है वो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, जब पढ़ोगे तो कर लेना। फिर वो कहते हैं मैम ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट में वो कह रहे हैं कि 3D वाली ऑर्बिटल जो है 3p के बाद, यानी कि वो कह रहे हैं 3p के बाद 3d भरती है फिर 4s, ये तो गलत है। n+l रूल के हिसाब से पहले 4s भरती है फिर 3d, अभी मैंने ऊपर भी समझाया, तो ये गलत है और ये तुम्हारा करेक्ट आंसर भी है। क्लियर है सबको? यस मैम। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैम ये चैप्टर तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, तो टेंशन मत लो,
धीरे धीरे जैसे तुम लोग कई बच्चे स्कूल से छुट्टियां भी लेते हो ना, अब तुम्हारी छुट्टियां भी तो आ रही है इतनी सारी, अवंती में भी आएंगी, जन्माष्टमी की वगैरह, इंडिपेंडेंस डे, राखी की, तो तब तुम ये जो है अपने, जो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, जो ग्रेड 11 का मैंने प्लान बना के दिया ना, वो अपना देखना चालू कर सकते हो। तो ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। 35 हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। Generally for dilute solution, Raoult's law implied that भाई क्या होता है, P नोट माइनस PS by P नोट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज, ये गलत है, कहाँ गया, इज इक्वल टू द बी। चलूं आगे। यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ये वाला क्वेश्चन 36 ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर टेस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अभी मैं दोबारा ये डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, हेनरीज लॉ से सवाल है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा। 37 आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है, डी ब्रोई हाइपोथेसिस से। वो कह रहे हैं कि the energy of a photon having the same wavelength as the de Broglie wavelength, मतलब आपको क्या बताना है, एनर्जी बतानी है फोटोन की जिसकी वेवलेंथ, जो डी ब्रोई वेवलेंथ होगी वही वाली सेम वेवलेंथ होगी। कब, जब मास इतना ग्राम होगा और जो वेलोसिटी है वो इतनी होगी। तो मास क्या है 100 ग्राम और वेलोसिटी क्या है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें पता है जो डी ब्रोई वेवलेंथ होती है वो क्या होती है बेटा h/mv। यहाँ पे यूनिट आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। मास हम केजी में लेते हैं, अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो। मास शुड बी इन केजी, तो ग्राम को केजी में चेंज करो और स्पीड आप लोगे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब आप इसको बेसिकली कैंसिल आउट करोगे तो लैम्डा किस में आने वाला है, मीटर में आने वाला है। ठीक है, देखो। यस मैम। इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अब यही लैम्डा, वही जो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है एच न्यू, और एच न्यू यानी कि hc/लैम्डा। देखो क्या कहते हो। यस मैम। तो अगर मान लो तुम लोगों को ये नहीं भी करना, एक आसान तरीका बताओ इसको सोल्व करने का। लैम्डा की जगह ना तुम क्या पुट कर दो, h/mv पुट कर दो। देखो क्या कहते हो, h से h कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, समझ लो। तो बस तुम्हें मास पुट करना है, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तुम्हारा इतना आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसका आंसर बताओ भाई कितना आ रहा है, क्योंकि मेरे पास आंसर नहीं है। 3 × 10⁻12। 8 वाला आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। कर लोगे, देखो ये बहुत बेनिफिट वाला काम बता दिया है ना, ये ऐसे कर लेना, h से h उड़ गया, तुम्हारा कैलकुलेशन वाला टाइम सेव होगा। नहीं तो करते ना फिर 6.63 को मल्टीप्लाई। ऑलराइट, चलिए। यस मैम। ओके, चलो मेरा बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है काफी बच्चों से नहीं हुआ होगा क्योंकि मैंने ऐसे क्लास में भी नहीं करवाया। आइए इसको मैं समझा देती हूँ। ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर में ज्यादा नहीं आते, तो आप यही क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर डिस्कशन हो रहा है, तो आप ये क्वेश्चन को नोट्स में ऐड कर लेना अपने। क्लियर है, ताकि कभी आए तो कर देना, वरना ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आए तो बेशक छोड़ के आ जाना। ठीक है, चलिए आइए। तो 38 क्या कहता है, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। वो कह रहे हैं कि AgNO3 को आपने किस में डाला है, KCl में डाला है। ठीक है, पहले हमारे पास सॉल्यूशन में बेटा KCl था, तो अगर सॉल्यूशन में KCl था तो K+ और Cl नेगेटिव आयंस होंगे और इनकी वजह से कुछ कंडक्टेंस आएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे, जैसे ही आप इसमें AgNO3 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे AgCl बनना स्टार्ट होगा और KNO3 बनेगा, यानी कि Cl नेगेटिव रिप्लेस होंगे बाय NO3 नेगेटिव, है ना। यस मैम। लेकिन इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि एज्यूम करना है कि Cl नेगेटिव ऑलमोस्ट
बराबर है, मतलब कंडक्टिविटी जो होगी Cl नेगेटिव की और NO3 नेगेटिव की क्या होगी, सेम ही होगी। तो मतलब जब ये रिएक्शन हो रही होगी, जब Cl नेगेटिव रिप्लेस हो रहे होंगे, तो कंडक्टिविटी में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई चेंज ही तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। तब तक देखने को नहीं मिलेगा जब तक सारा का सारा किसमें कन्वर्ट नहीं हो जाता मेरा बेटा, AgCl में नहीं हो जाता। यस और नो, बताइए। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर तुम्हारे पास पहले सॉल्यूशन में KCl था, K प्लस और Cl नेगेटिव की वजह से कंडक्टेंस आ रही थी, है ना, लेकिन अब तुमने AgNO3 डाला तो धीरे धीरे क्या बनने लगेगा, AgCl बनने लगेगा। यानी कि Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव रिप्लेस, मतलब Cl नेगेटिव रिप्लेस होंगे NO3 नेगेटिव पे। तो क्या ये चीज होने पे कोई कंडक्टेंस में चेंज आएगा? वैसे तो आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या बोला, दोनों की कंडक्टेंस क्या ऑलमोस्ट बराबर है। तो मतलब कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिलेगा। और कब तक नहीं मिलेगा, जब तक ये पूरा AgCl में नहीं बदल जाता। अब मान लो सारा का सारा AgCl में कन्वर्ट हो गया, अब तुम फिर ऊपर से क्या डाल रहे हो, उसमें AgNO3 डाल रहे हो, क्योंकि वो तो डाल ही रहे हो ना, हाँ या ना? यस मैम। जितना AgCl में बनना था हो चुका, अब तुम ऊपर से क्या डाल रहे हो, AgNO3 और डाले जा रहे हो। तो अब सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे, Ag प्लस और NO3 नेगेटिव के आयंस हो जाएंगे। यानी कि इसकी वजह से अब कंडक्टेंस आना क्या होगा, शुरू होगा, यानी कि कंडक्टेंस क्या होगी फिर तुम्हारी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या आना था इसमें बेटा, बी आना। ठीक है, इसको आप नोट्स में लिख लेना। चलिए ये वाला बताओ, इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है? मैम ऑप्शन डी मैम। D. तो ये सवाल आया हुआ है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से, अगर तुम लोगों ने पढ़ा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या बोला जाता है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज तुम्हारा छोटा। तो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, आगे आइए। नेक्स्ट हम करते हैं 48th क्वेश्चन, ये भी हो चुका था अपना पिछले क्लास में, बहुत सिंपल सवाल। 41 पे आते हैं। हमें बोल रहा है कि लाइट की जो वेवलेंथ है, ये आपका मेटेलिक सरफेस है, और इस पे जब तुमने जो लाइट फेंकी, इंसिडेंट करवाई, उसकी वेवलेंथ है 621 नैनोमीटर, और वर्क फंक्शन दिए हुए हैं, मतलब सबकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, मैं बोलूंगी मिनिमम एनर्जी सबकी दी हुई है। तो आपसे बोला है किस केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब आप इंसिडेंट रेडिएशन फॉल कराते हो, मेटेलिक सरफेस पे रेडिएशन फॉल कराते हो, तो अगर मान लो जो आप रेडिएशन फॉल करा रहे हो और जो मेटल की एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, अगर वो सेम है, या फिर जो आप रेडिएशन फेंक रहे हो जिस वेवलेंथ की, अगर एनर्जी की वो ज्यादा हो जा रही है उससे, तो तब आपका क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां पे देखा जाता है। जैसे मान लो सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, तो मान लो बेटा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, और मेटल के पास लेट से मिनिमम एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और जो तुम एनर्जी फेंक रहे हो उसकी एनर्जी है लेट से कितनी, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेटल को कितनी चाहिए, इतनी, तुम दे रहे हो इतनी, तो भाई साहब एकदम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर। तो 5 चाहिए, वो 5 यूज हो जाएगी, और बाकी 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। यस और नो? यस मैम। अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं तो ये जब आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो फिर आपको ये पढ़ना है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सवाल बहुत आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे होगा क्या, पहले तो ये वेवलेंथ है, एनर्जी में चेंज करो। जब आपका नैनोमीटर में होता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपका एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आ जाती है डायरेक्ट, आपको वो वाला फॉर्मूला लंबा वाला नहीं लगाने की जरूरत, hc/λ, फिर वो जूल में आएगा, फिर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लगाओ। तो 1240/621, जब आप इसको सोल्व करोगे ये आएगा 2 के आसपास आएगा, देखना एक बार, हाँ 2 के आसपास आएगा, देखो। Yes, ma'am. यस मैम। उससे थोड़ा सा कम लगा लो, 1.9 के आसपास, है ना।
चलिए यस मैम। अब देखते हैं, अब तुम जो एनर्जी दे रहे हो बेटा वो लगभग लगभग 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दे रहे हो, लेकिन इसको तो इतनी चाहिए, तो यानी कि ये तो इजेक्ट आउट नहीं होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन। ये 2.3 कह रहा है, यहाँ से भी नहीं होगा। सीजियम की कम है, सीजियम की क्या है मेरा बेटा 2 से कम है, तो यानी कि यहाँ पे इजेक्शन हो जाएगा। यानी कि सिर्फ सीजियम के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। ठीक है, आप प्लीज जब आप अभी टेंशन मत लेना, अगर किसी को मान लो नहीं पता ये वाली चीजें, इट्स ओके। हमें सारी चीजें बेटा देखो तभी पता चलती है जब हम उस चीज को पढ़ते हैं। अब मैं भी टीचर ऐसे ही बनी हूँ क्योंकि मैंने वो पहले पढ़ा है, तभी मैं पढ़ा पा रही हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपके केस में भी सेम है, जब आप वो चीज पढ़ोगे तभी आएगी। तो इतना ऐसा प्रेशर मत लेना कि मैम ये तो हमें आता ही नहीं, टेंशन मत लीजिएगा प्लीज, मेहनत करोगे हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं मेरा बेटा, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। अब ये भी वही है क्वेश्चन, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रो। मैं पानी पी लेती हूँ, मेरा गला सूख गया। हाँ जी, तो बाल्मर सीरीज ये सब क्या है, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं ना, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, याद करो, RH Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। N2 वन लोअर स्टेट को दिखाता है और ये हायर स्टेट को दिखाता है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। और बाल्मर सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आता है, आपका सेकंड वाली स्टेट में आता है। मिनिमम एनर्जी मतलब सबसे लोअर एनर्जी वाला, यानी कि 3 to 2 वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि हायर स्टेट यानी कि N2 की वैल्यू 3 होगी और N1 की वैल्यू क्या होगी 2। 2। चलिए पुट करो बेटा, इसको मैक्सिमम वेवलेंथ बताना है तो 1/λ इसको लिख सकती हूँ वेव नंबर को। रिडबर्ग कांस्टेंट को R ही रखो। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये डी कितना आ ऑप्शन गया, में ये आ जाएगा आपका 5/36। और जब लैम्डा निकालोगे तो रेसिप्रोकल कर देना, कितना आ जाएगा 36/5R। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से। ठीक है, बस आप लोग ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि आप 12th में से तो गलत नहीं कर रहे हो ज्यादा क्वेश्चन। ये तो अगर धीरे धीरे रिवाइज करोगे तो ये हो जाएगा आपका ना, जैसे जैसे टॉपिक रिवाइज करोगे तो आपके अगर क्वेश्चन आएंगे आगे जाके बनते जाएंगे। चलिए ये वाला सवाल करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट से आया था, करा था क्या किसी ने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। महकदीप आपने भी कर लिया था क्या बेटा? यस मैम। अच्छा, की में कितना ही बताओगे? मैम पहले वेट ऑफ कार्बन निकाला, तो उसके बाद परसेंटेज निकाल लिया था। वेरी गुड। देखो मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है और वाटर में मैं कह रही हूँ तुम मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज बता दो, तो कैसे निकालोगे? जैसे तुम अपना नॉर्मल परसेंटेज कैसे निकालते हो, 100 में से कितने नंबर है इनटू 100, ऐसे ही निकालते हो ना। तो टोटल का मास यानी कि 18 होता है, उसमें से हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम इनटू 100, ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे भी तुम्हें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है सैंपल में। तो यहाँ पे क्या होगा देखना एक बार, मास ऑफ सैंपल है ना, उसमें कार्बन कितना है इनटू 100। बोलो, सैंपल का मास आपको दिया ही हुआ है, कार्बन का मास कैसे निकालोगे बताओ भाई? मैम कार्बन अपॉन कार्बन molar डाइऑक्साइड mass of carbon into molar mass of CO2.
फिर से बोलो क्या कह रहे हो। मैम मोलर मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। 12/44 ये बोल रहे हो तुम लोग। देखो ऐसे करो ना, निकाल लो इसको। देखो एक बार यहाँ पे 0.22 ग्राम दिया है ना CO2, तो एक बात बताओ 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन होता है? 12। यस मैम। आपको इसमें निकालना पड़ेगा ना, बिकॉज आप यही मास तो यहाँ पे रख रहे हो, तो आपको इसमें निकालना पड़ेगा कार्बन कितना है। तो 0.22 ग्राम में कितना होगा? 12/44 इंटू 0.22, ये कितना हो जाएगा? 0.06 आ जाएगा 0.06 आ रहा है। यस मैम। 0.06 बाय 0.04 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 25%। 0.24, 0.24 आएगा। तो ये आ जाएगा 25%। हो भी जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए आगे चलती हूँ। 44 क्वेश्चन पे आओ। आपको ये भी बहुत सिंपल सवाल था, कैलकुलेट द मास ऑफ इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने एटम्स का अपने को क्या निकालना है? मास निकालना। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। कैसे निकालोगे? गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, है ना? तो ये आ जाएगा 0.5। अब तुम्हें मास निकालना है, तो मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन एटम का? एटम की बात हो रही है, 1 ग्राम, तो यानी कि आंसर वुड बी 0.5 ग्राम, है ना? ये वाले क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी मोल कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है तुम लोगों ने, तो ये आप कर सकते हो, है ना? ऐसे बेटा जेई में भी होगा। जेई में देखो सारे 25 के 25 सवाल मुश्किल नहीं आएंगे केमिस्ट्री में, कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो तुमसे बन जाएंगे। और बेटा मैंने पिछले 10 सालों में ये देखा है पेपर को एनालिसिस करके कि अगर जो ढंग की प्रिपरेशन करके गए हैं ना केमिस्ट्री में, वो 25 में से 15 आराम से बना लेता है सवाल। 25 में से 15 कह रही हूँ, आराम से बना लेता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए फिर वही है, तुम्हें एटलीस्ट अपनी 12th तो करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर जिसका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है बेटा, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप 18 एक क्वेश्चन तो बना के आओ पेपर में, समझ रहे हो? जिसका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ट्राई करो फिजिक्स में आप थोड़े से ज्यादा बना के आओ। 13-14 क्वेश्चन बना लोगे तो बहुत अच्छी परसेंटाइल बन जाती है। और मैथ्स में अगर आप लगा लो, कोई बच्चा अगर 8-9 सवाल भी लगा लेता है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, तो उसका 96, 97, 98 परसेंटाइल पहुंच जाता है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? यस मैम। तो इस टेंशन नहीं लेनी है। कई बार क्या होता है ना, देखो जेई के एग्जाम में ना ये देखा जाता है कि आप प्रेशर को झेल कितना गए। इस बार नीट में फिजिक्स के साथ यही हुआ है, कभी इतनी डिफिकल्ट नहीं आई होगी, तुमने सुना भी होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल। ऐसा एक बार बताओ, ऐसा थोड़ी ना है कि किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन तो हुआ है, बच्चों का गए MBBS करने। तो वहां पे वो बच्चा जो प्रेशर झेल गया ना फिजिक्स का, वो निकल गया। उसने मतलब अगर मान लो बच्चा अटका रहा हर एक क्वेश्चन पे, तो उसके कुछ नंबर ही नहीं बने होंगे फिजिक्स। और जो बच्चे को ये पता था, जो पहले से बहुत मतलब लाइक उस मेंटली इतना प्रिपेयर्ड था, उसके टीचर ने बता रखा होगा भाई बेटा अगर पेपर मुश्किल आया, जो कि आ सकता है किसी के साथ, तुम्हारा भी आ सकता है जेई में, अगर पेपर मुश्किल आया तो अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट है बहुत तो उसको स्किप कर, और जो तुम्हें आता है वो करते जाओ। तो जो 45 सवाल फिजिक्स के थे उसमें से बच्चों ने 15-20 भी जिन्होंने किए थे ना, उनका मतलब वो बच्चे भाई टॉप रैंकर में निकले। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे आपको यही देखना है, आपको उन क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना। मैम हमने तो ना ये चैप्टर पढ़ा था, लेकिन ये तो इतना गंदा क्वेश्चन आया, हम उस पे ही लगे रह गए। तो जो आप लोगों के संडे को टेस्ट होते हैं ना, आपको यही चीज सीखनी भी है उसमें, कि अगर कोई क्वेश्चन देख लो टीचर ने करवा रखा है, वो तो आपको करना आना चाहिए। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो भाई साहब कभी आपने प्रैक्टिस के टाइम किया ही नहीं ऐसा, उसको स्किप करो और आगे पढ़ो। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ लिक्विड पे, इन पे नहीं डिपेंड करता है। तो ऑप्शन ए इसका आ जाए। आई होप ये वाला तो कर लेना चाहिए भाई सबको। यस यस मैम। मैम।
चलो अब आ जाओ इंटीजर बेस पे। तो इंटीजर बेस देखते ही मेरे बच्चों को बहुत डर लगता है ना। लेकिन बेटा 5 में से 3 ऐसे सवाल होते हैं इवन इन जेई मेंस की बच्चा बना लेता है, 5 में से 2 या 3। आइए, तो यहाँ पे भी यही है, आप 2-3 बना लेते। देखो आपको क्या बोला गया है, प्योर ए का वेपर प्रेशर मेरे बच्चों को दिया हुआ था, ठीक है। सॉल्यूशन का भी और मोल फ्रैक्शन किसका दिया हुआ है बेटा, ए का दिया हुआ है, बी ए का का। निकाल लोगे। यस मैम। 0.2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, यानी कि टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 84। आपको प्योर बी का निकालना था, तो रोल्स लो लगा दो, पी नोट एक आई है प्लस हो पी गया था नोट, मैम। बस हो जाएगा। क्या है आंसर, 140। 140 आया था। 140 आया था। बताओ, कुछ नहीं था इस सवाल में। रविंदर हो गया था। अगर इफ यू रिमेम्बर द फॉर्मूला देन यू कैन इजीली डू दैट। मैम इस बार नहीं डर लगा न्यूमेरिकल्स से, पिछली बार लगा था। क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इसलिए बेटा। आप लोग इतने असाइनमेंट अगर सोल्व कर लोगे तो डर भाग जाएगा वो एक टाइम पे, Yes, समझ रहे हो। ठीक है, ओके। मैंने अभी तक डीपीपी 2 का आंसर क्यों नहीं भेजा ना, नो मैम। ठीक है आज भेज दो। याद दिलवा दिया करो यार, मेरे को तो देखो बहुत चीजें भूल जाती हूँ, बहुत बहुत वो चीजें होती है ना पूरे दिन में। डीपीपी 2 नहीं भेजी ना मैंने, ठीक, मतलब डीपीपी 2 के आंसर की नहीं भेजी। चलो आज तो मैंने शीट भी अपडेट करना भूल गई, सोचो। चलो आओ 47 पे आते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा था बेटा, चलो आओ यस मैम। एक बार देख लेते हैं क्या बोलता है ये। देखो इसमें वो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके दिखाती हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है ना, यहाँ मैथ्स वाले सेक्शन में करके दिखाती हूँ। रेजिस्टेंस दी हुई है बेटा 20 ओम और कंसंट्रेशन दी हुई है उस सॉल्यूशन की 0.2 मोलर, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा दी हुई है बेटा इतना। एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है इतनी, और ये तो क्लास वाला ही आ गया मेरे को लगता है, और रेजिस्टेंस दी हुई है 280 ओम। आपको क्या बताना है, इसी कंसंट्रेशन के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालना है साइमन मीटर स्क्वायर में। तो क्या करेंगे मैम, पहले यहाँ से क्या निकाल के जी इंटू जी स्टार लगा दे। यस मैम। यस मैम। तो कप्पा इंटू रेजिस्टेंस जी स्टार आ जाएगा, यानी कि 1.4 इंटू 20 कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। 28। चलिए यस मैम। पे क्या होगा, कप्पा 1000 को ध्यान रखना नीचे ले लेना ताकि मीटर में आ जाए आंसर, नहीं तो फिर तुम्हें सेंटीमीटर को दोबारा चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। तो कप्पा कितनी है मैम, दे नहीं रखी, जी इंटू जी स्टार लगाना पड़ेगा। तो 1/280, सेल कांस्टेंट 28 और 1000 इंटू कंसंट्रेशन 0.5। मैम ये तो डायरेक्ट ही आ गया। यस मैम। कितना आ गया ये, 1/5 यानी कि 0.2 इंटू 10⁻⁻²। तो ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻3। यही है क्या, 4 कैसे आएगा, कुछ 0 भूल गई क्या मैं। कुछ रह गया क्या, मैम 1/500 है ना, फिर 0/0। 100 को ऊपर ले गई ना 10⁻⁻²। अरे कहीं पे कैलकुलेशन गड़बड़ मारी क्या मैंने, एक मिनट। ओके, कप्पा इज जी इंटू जी स्टार बाय 1000 इंटू कंसंट्रेशन, ठीक है। चलिए जी क्या है नहीं दिया हुआ है, 1/r दिया हुआ है। सेल कांस्टेंट यही है ना 28, यस मैम यही था। उसके बाद 1000 इंटू 0.5, तो 1 0 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। हाँ अब आ गया, क्या गलती कर रही थी मैं, 2 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक बात है।
यस यस मैम यस मैम। चलो आगे आते हैं मेरा बेटा। हटा दूं इसको, इरेज कर दूं, 3 क्वेश्चन रह गए बस। यस मैम यस मैम। चलिए आई होप सारे बच्चे समझ रहे हैं बेटा। ये मत सोचना पेपर डिस्कशन हो रहा है तो नहीं सुनेंगे, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। आप लोगों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या पता समझ में आ जाए, है ना। तो एक एक कॉन्सेप्ट भी अगर तुम्हें मान लो समझ में आ रहा है किसी चैप्टर का तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पे 48 पे। क्या बोला है? 44 ग्राम सैंपल लिया है ऑन कंप्लीट कंबशन, 88 ग्राम CO2 मिला है, इतने ग्राम पानी मिला है। मोलिकुलर फॉर्मूला वो कह रहे हैं मे बी ABC हो सकता है। आपको मोलिकुलर वेट बताना है। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखो ठीक है 44 ग्राम है, तो क्या कर रहे हैं बेटा बेटा देखो समझने की कोशिश करते हैं। 88 ग्राम, या ये भी छोड़ो, मैम ये कंबशन है ना, तो CXHY वाला फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने देखो ये दे दिया ABC है मोलिकुलर वेट, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होगा। यस समझ रहे हो? अगर आप मान लो, चलो मान लेते हैं वो वाला लगवाती हूँ जो तुम लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा, यही पढ़ा हुआ है हाइड्रो उसके लिए कंबशन के लिए जनरल फॉर्मूला। पता नहीं मेरे से पढ़ा है या जहां से पढ़ा है, यही वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है मेरा बेटा, हाँ जी मैम पीयूष सर से पढ़ा था स्टार्टिंग में 11th की। अच्छा पीयूष सर पढ़ाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे पता है दिक्कत क्या है, यहाँ पे तुम कार्बन और हाइड्रोजन तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि ऑक्सीजन कितना है। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए हम ये वाला लगाते हैं। अगर उन्होंने बोला होता ना कि एक हाइड्रोकार्बन है, तब तो तुम ये लगाते थे। अब उसने बोला है कि ऑक्सीजन भी हो सकता है, क्योंकि इसने बोला ना ABC हो सकता है कोई, है ना, ABC फॉर्मूला। तो अब हम कैसे लगाएंगे, चलो मैम इसको समझते हैं। तो एक बार बताओ मेरा बेटा, 44 ग्राम CO2 में कितने ग्राम कार्बन होगी? 12 ग्राम, है ना। और 88 ग्राम में कितनी होगी मैम? 12/44 इंटू 88 यानी कि 24 ग्राम। चलो मैम, यानी कि 44 ग्राम में से 24 ग्राम क्या है? कार्बन है ना। कार्बन है। चलते हैं, 18 ग्राम पानी में हाइड्रोजन 2 ग्राम होगा, तो 36 ग्राम में कितना होगा? 4 ग्राम। Yes, ma'am. यानी कि 44 ग्राम में से मेरा कार्बन कितना है? 24 ग्राम, प्लस 4 ग्राम हाइड्रोजन है, प्लस कुछ और होगा, तो वो 44 के बराबर आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. तो एक्स कितना हो जाएगा मुझे बता दो? 16 मैम। 16। 16. यानी कि ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, मतलब एक ही ऑक्सीजन है ना, तभी तो उसका मोलर मास कितना होता है? 16 होता है। तो यानी कि क्या रहा होगा? C2H4 हो रहा होगा हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला। बोलो क्या कहते हो? और इसका मोलिकुलर मास कितना है? निकाल लो, 44 ग्राम आएगा। ठीक है, यस मैम। ऐसे करना था इसको। आगे चलूं? अगर जिसको लिखना है एक काम करो, जिसको लिखना है प्लीज लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगी। हटा दूं? चलो सबसे पहले हम कौन से वाला करें? एक काम करते हैं, चलो कोई भी कर लो, ये वाला कर लेते 49।
क्या कह रहे हैं, एक सैंपल है हीलियम प्लस, हीलियम प्लस सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो गया है किसी एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल पे, और जिसमें वो एक्साइट हुआ है उसका एंगुलर मोमेंटम इतना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो NH/2 को कंपेयर करो 2H/π से, तो n कितना आ जाएगा 4, यानी कि इलेक्ट्रॉन कौन से लेवल में एक्साइट हुआ है, 4th वाले में। बोलो क्या कहते हो, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर एक्साइट हुआ है वो कौन से लेवल पे हुआ है, 4th वाले पे हुआ है मैम। और जब ये इलेक्ट्रॉन वापिस आएगा x वाली स्टेट पे, ये मान लो ये 4th वाला है, अब जब वो वापिस आएगा किसी x स्टेट पे तो वो 2 लाइंस एमिट कर रहा है बाल्मर सीरीज में, लेकिन लाइमन सीरीज में नहीं करता। बाल्मर सीरीज के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, और इसके लिए 1 होती है। तो यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 3 में आ सकता है, 3 से 2 में आ सकता है, लेकिन 2 से 1 में नहीं जा सकता। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। यस मैम। मतलब सॉरी, 4 से 2 में आ सकता है, 3 to 2 में, क्योंकि बाल्मर सीरीज में तो लौट के वो कहाँ आएगा, दूसरे वाले पे आएगा। तो अब वो 4 पे है, 4 से 5 में तो नहीं जाएगा, 4 से 2 में आएगा, या तो 4 से 3 फिर 3 से 2 में आएगा। यानी कि x स्टेट हमारी क्या होगी, 2 होगी, यस और नो। यस मैम। अगर x 2 होगा तो क्या तुम रेडियस निकाल सकते हो, हाँ मैम, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n²/z। तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए नहीं, एटॉमिक नंबर अब हीलियम का डालोगे यहाँ पे, क्योंकि हीलियम दिया हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम, तो कितना होगा 0.529, और x क्या था यहाँ पे डालो, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2। तो बस इसको सोल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ भी जाएगा। अच्छा था बेटा, बहुत सवाल, ठीक है। बस तुम्हें पहले तो ये जानना था इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है। दूसरा, जब वो वापिस आएगा तो वो 2 लाइन एमिट कर रहा है बाल्मर सीरीज में, मतलब वो बाल्मर सीरीज में, सिंपल ये समझो, बाल्मर सीरीज में वो आएगा कहाँ पे, कौन से स्टेट पे लौटेगा, 2 वाली पे ही लौटेगा। तो बस वही आपको लिखना था। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो आगे चलते, हटाऊं इसको अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो। यस मैम। यस मैम। इसको बोलते हैं डिटेल डिस्कशन। देखो कितना टाइम लग गया अपने को, है ना, लगभग 1 घंटा होने वाला है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे 50। ये भी आसान था वैसे, आपको बोला है कि लास्ट मेंबर ऑफ 7th पीरियड। इसके लिए मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ जो तुम्हें काम में आएगी, अगर ये अभी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है अब आसान लगेगा। देखो, जब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है या फिर ये पता लगाना पड़ता है कि कौन से पीरियड में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके लिए एक ट्रिक है। तुम लोग क्या करो, अगर बस जो मैं कह रही हूँ वो याद करो। सबसे पहले लिखो सारे बच्चे 1s, ठीक है, फिर नीचे लिखो 2s 2p, फिर लिखो 3s 3p, फिर लिखो 4s 4p, फिर लिखो 5s 5p, फिर लिखो 6s 6p, फिर लिखो 7s 7p। 7 ही पीरियड होते हैं ना हमारे। अब बारी आएगी s की, आ गई p की, आ गई d की बारी आएगी, तो d वाले 4s वाले में मतलब 4th पीरियड से चालू होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। 3d 4d 5d 6d। अब d वाले की बारी खत्म, f वाले की बारी आएगी, तो f वाले कहाँ से शुरू होते हैं बेटा, 6s वाले में, तो 4f और 5 मतलब 6th पीरियड से। तो यानी कि मेरा बेटा 7th पीरियड यही हो गया। तो 7th पीरियड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने फिल कर सकते हो, 2 मैक्सिमम इसमें, 32, 14 इसमें, 10 इसमें, 6 इसमें, तो कितने हो गए 32 आ सकते हैं। और तुम लोगों को पता है बेटा लास्ट एलिमेंट बताना है तुम्हें, लास्ट मेंबर, तो लास्ट मेंबर कोई ग्रुप 18 का होगा। यस मैम। यस मैम। तो आइए, आपको पता है ग्रुप 18 के मेंबर कौन से होते हैं, हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। याद करो। तो 8, 18, 36, 54, 86 मतलब 54, 86। और ये है बेटा 6th पीरियड का लास्ट मेंबर। तो 7th पीरियड का कौन सा होगा? 86 में क्या ऐड कर दो? 32। तो ये कितना आ जाएगा? 118, 118 118। ओएस वाला आएगा। हाँ जी बेटा। ओएस वाला आएगा मैम। यस मेरा बेटा। आई गेस ओजी है, एक बार चेक कर लेना। ओगेनोसन है, ओके मैम। एक बार उसका सिंबल चेक कर लेना। ओजी है मेरे ख्याल से, तो चेक करना एक बार, मैं ही कर लेती हूँ। ओगेनोसन है। यस मैम, वो कहना सुनिए। हाँ ओगेनोसन है, ठीक है। 118। चलिए, हो गया। तो ये था मेरा बेटा आप लोगों का पेपर। अब इसको मैं सेव कर देती हूँ। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, ठीक है। ओके मैम। हाँ शांति रखना थोड़ी, ठीक है। इसको अपन सेव कर लेते हैं और अब चलते हैं हम आपके नेक्स्ट जो आज मुझे कराना था। थोड़ा सा रिलैक्स करना, रिलैक्स कर लो। आई मीन पानी वानी पी लो। तब तक मैं स्क्रीन वगैरह शेयर कर लेती हूँ ताकि हम थोड़ा सा आगे पढ़ पाए। आधा घंटा। मैम बाकी तो हो जाता है, बस मैथ के ही नहीं होते उतने क्वेश्चंस। बेटा मैथ्स एक्चुअली ना क्या होता है ना, मैथ्स में सारे क्वेश्चन नहीं करने होते क्योंकि मैथ्स का पेपर ही डिफिकल्ट सेट होता है। अगर कभी तुम नोटिस करोगे ना, अवंती वाले जो टेस्ट होते हैं या फिर तुम लोग आगे जाके मॉक टेस्ट दोगे, तो उसमें तुम्हें दिखेगा केमिस्ट्री ही ज्यादा ऐसी है जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। वो होता ही वैसे है, समझ रहे हो। तो वो एक चीज को मैंने शायद पहले भी डिस्कस किया था, तो वो एक चीज को थोड़ा सा क्या करते हैं, आसान, मतलब थोड़ा सा इस तरीके से बताते हैं जो डुएबल हो बच्चों के लिए। आपको सिर्फ मैथ्स में करने ही 25 में से 8-10 सवाल है। तो अगर आप मान लो ये वाला जो पेपर था, ये जो भी हुआ था, अगर आप इसमें 10-11 सवाल बना पा रहे हो, बहुत सही है। मैम 5-6 क्वेश्चन हुए थे बस। कोई नहीं, तुम ये सोचो ना, अभी 5-6 हो रहे हैं। अभी तो तुम लोगों का शुरू ही क्या हुआ है, क्या किया है तुम लोगों ने बताओ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अगर तुम 5-6 बना रहे हो, क्या आने वाले टाइम में तुम इसको क्रॉस नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। तो इतना मत वो टेंशन लो, ठीक है। तो मैथ्स में अभी सर भी तुम लोगों को गाइड करते होंगे, अब आगे भी करेंगे कि तुम्हें सिर्फ फोकस ही किस पे करना है कि 8 से 10 सवाल बना लो। और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो तो अगर 5-6 सवाल बना लेंगे ना, उनका तो भी बहुत बढ़िया परसेंटाइल बन जाएगी, ठीक है मेरा बेटा। तो इस हिसाब से यही तो होता है जेई की प्रिपरेशन। आपको क्या लगता है टॉपर सब कुछ पढ़ के जाता है? कुछ नहीं पढ़ के जाता, और वैसे भी हमें आना भी नहीं है टॉप 1 में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इतना परसेंटाइल लेना है कि अगर आप लोग एक अच्छी एनआईटी टारगेट कर रहे हैं तो आपको वो मिल जाए। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ गुड परसेंटाइल। अगर आप सिर्फ मान लो क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो सिर्फ शाबाशी मिल जाएगी, चलो बेटा क्वालिफाई हो गए, लेकिन कॉलेज तो नहीं मिलेगा। क्या कहते हो? यस। और एक और एडवांटेज है बेटा जेई का, वो ये एडवांटेज है कि जेई में क्या होता है ना, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है ना। किसी बच्चा, अगर मान लो किसी बच्चे को एनआईटी नहीं मिलता तो उसको डीटीयू मिल जाता है, एनएसयूटी मिल जाता है, मतलब देयर आर मेनी ऑप्शंस। एक नीट के बच्चे के पास इतने ऑप्शंस नहीं होते जितना जेई के बच्चों के पास होते हैं। तो अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो उसका किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में उसको मिल जाएगा। एंड आपको शायद ये भी पता होगा, अवंती हेल्प भी करता है आप लोगों को काउंसलिंग में। तब तक हेल्प करता है जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते। तो बस आप लोगों को थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजी बनानी है अपने पढ़ने की। अब तुम्हें पता है कि 11th में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, जितना मैम ने बोला ये 5 चैप्टर करने हैं और इतने अच्छे से करने हैं, इतने बढ़िया तरीके से करने हैं कि क्वेश्चन आए तो हम इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बना ले। बेटा क्लास लीव नहीं करनी है, मैं अभी करा रही हूँ तुम लोगों को। थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है।
अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो पूछो, फिर वो मैं आपको गाइड करूं, फिर ये कंद पढ़ाऊं मैं। बोलो। चलो थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ, ठीक है। यस मैम। अपन ने कल क्या कर लिया था, अपन ने कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये सब हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आज वैसे मेरे को मोलिकुलरिटी और जीरो ऑर्डर पढ़ाना था, पर कोई बात नहीं, उसको हम कल खींच लेंगे। फिर कल है ना अपनी क्लास? ना कल नहीं है, कल नहीं है, फ्राइडे को है और सैटरडे को है ना, ठीक है। मैम इस बार तो संडे को भी होगी। हाँ इस बार तो संडे को भी है बेटा। यस मैम। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर ले। एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ऑर्डर देख के बता सकते हैं, है ना। यस लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आप नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक से ज्यादा स्टेप में हो रही होती है। स्लोवेस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। दूसरा, इंटरमीडिएट को आप रेट लो में नहीं लिखते हैं, है तो हटाओ उसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते, थ्योरेटिकली आप डिटरमाइन नहीं करते, है ना। तो ये वाली चीजें मैंने डिस्कस की थी। चलो एक ये क्वेश्चन करते हैं, 2025 का करते हैं, जेई ट्राई करना करने का। ट्राई करो बेटा इसको। दिव्या है क्लास में? दिव्या, आई गेस 2 दिव्या है यहाँ पे। एक तो दिव्या तिर्की के नाम से और एक ओनली दिव्या है क्या क्लास में? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। ट्राई करो एक बार करने का। मुश्किल लग रहा है पक्का, है ना। यस मैम। ओहो, देखो टेंशन मत लो, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है। आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। आपको क्या बोला है बेटा? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज रिकॉर्डेड एज R1। इनिशियल जो रेट है, मतलब जब टाइम t0 है तो R1 रेट है, और 1.5 ATM प्रेशर है A का, 0.7 है B का। लिखे तो जब टाइम t0 है 1.5 इसका प्रेशर है, 0.7 इसका। ये तो बेटा कुछ बना ही नहीं अभी C तो, है ना। और कुछ टाइम बाद देखो, आफ्टर सम टाइम, तुम मुझे बताओ 1.5 में से कितना जाएगा? 2x। तो 0.7 में से कितना जाएगा? x, क्योंकि 2 मोल A, 2 मोल A 1 मोल B से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल C बन रहा है, दैट इज x। क्या इतना क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? या आप वैसे 11th में पढ़ते हो ये चीज। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ टाइम बाद जो प्रेशर C का आया देखने को मिला वो 0.5 है, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 0.5। बोलो, यही तो मतलब है। यस मैम। है यस मैम। ओके। तो बस A का कितना आएगा प्रेशर? 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 कितना आएगा? 0.5 और प्रेशर ऑफ B का कितना आएगा? 0.2 0.7 माइनस 0.5 0.2, और C का तो हमारे पास है ही, ठीक है। चलिए, तो R1 क्या होगा बताओ? के A स्क्वायर इंटू B होगा, यही तो लिखते हो ना आप। यस मैम। Yes, ma'am. R2 कैसे लिखोगे मैम? यही लिखेंगे हम, A स्क्वायर B, ठीक है जी। चलिए मैम, तो K से K तो हट जाएगा, तो R1 A का कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में कितना है? 1.5 का स्क्वायर, B का 0.7, और कुछ टाइम बाद कितना है A का बेटा? 0.5, ठीक है, का स्क्वायर, और B का कितना है?
0.2। तो क्या तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो? कितना आएगा करना एक बार बेटा, इसको सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। मैं करूं पर सोल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन समझ में आया क्या किया मैंने, बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो क्या लिखूंगी मेरा बेटा? 1.5 इंटू, मतलब सोल्व कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये थ्रीजा पे गया, ये भी थ्रीजा पे गया। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 3 3 जा 9, 7 जा 63, 63/2। तो ये आ जाएगा 3 31.5। 31.5। आपको 10⁻⁻1 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 315। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब मेरा बेटा बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। बस यही पढ़ाऊंगी, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। देखो, ताकि आप लोगों का एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स सब खत्म हो जाए साथ में। देखो, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है ना, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ही हम डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों? बस कुछ नहीं करना, एक तुम्हें सिंपल भाषा में समझाती हूँ। अगर मान लो मेरे पास ये रिएक्शन है ना, अगर मान लो तुमसे कोई पूछे बेटा इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बता दो। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब बस यही होता है, आपको ये चेक करना है कि रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। तो यहाँ पे 1 मोल ए का और 2 बी के हैं, तो टोटल कितने हो गए? 3। यस और नो? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, वैसे 3 देखने को नहीं मिलती, मैं सिर्फ एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये लिखूं, सॉरी 1 लिखूं, तो हाउ मेनी रिएक्टेड मॉलिक्यूल आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? 2। तो आपकी अगर मान लो रिएक्शन यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी मेरा बेटा? 1। ठीक है, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ बायोमोलिकुलर, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 2। ठीक है, तो ध्यान रखना मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं होगी, ना तो 0 होगी और ना ही फ्रैक्शनल होगी। वो हमेशा क्या होगी? एक पॉजिटिव इंटीजर होगी। 0 कैसे होगी बेटा? 0 का मतलब है कि कोई रिएक्टेंट ही नहीं है। फिर काहे का कोलिजन, किसके बीच में कोलिजन, कहाँ रिएक्शन, कहाँ प्रोडक्ट, कुछ पता ही नहीं। क्या कहते हो? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरा बेटा? कहने का मतलब ये है द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और वो भी किसमें? एलिमेंट्री रिएक्शन में। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। बता, क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं उस रिएक्शन की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, 0 नहीं होगी, फ्रैक्शनल नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। ठीक है, यस मैम। माइनस में नहीं आएगी। हाँ जी बेटा, मैम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं होती मॉलिक्यूलरिटी? क्योंकि बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको क्या पता, मान लो लेट्स से ये वाली रिएक्शन है ना, है ना, आप कैसे बोल सकते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी? अगर मान लो मैं बोल दूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, नहीं बता सकते हो ना आप कोफिशिएंट को देख के कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम नहीं डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे और वो भी पार्ट लेंगे इसमें। नहीं अभी मैं बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आगे चलो अभी बताती हूँ। उसके बाद बेटा सेकंड पॉइंट ये आता है कि जो यहाँ पे आप लिखते जाइए पॉइंट्स बना के, कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो क्या होगी? सम ऑफ स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट ऑफ ऑल रिएक्टेंट स्मॉल इंटीजर फॉर कोफिशिएंट। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, तो आपको इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर में क्या करना है? उसको चेंज करना है। यही वो नीचे लिखा हुआ है, होल रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट इंटीजर। ठीक बात है? बोलिए बेटा। यस यस मैम। ठीक है,
एक मिनट बेटा, चलिए आगे आइए, पॉइंट्स बना के लिखते जाइए। फिर आता है तीसरा, मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। मोलिकुलरिटी बेटा इवन 3 वाली भी ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, और 3 से ऊपर तो बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या रीजन हो सकता है? देखो, अगर मोलिकुलरिटी मान लो 2 है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3 है तो 3 आपस में कोलाइड कर रहे हैं। 4 मतलब ज्यादा बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो एक साथ टकराएं, वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है मेरा बेटा, कम हो जाती है। क्या बोला मैंने? चांसेस ऑफ साइमल्टेनियसली कोलिजन, मतलब एक साथ कोलाइड करने के जो चांसेस हैं वो घट जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते हैं। ये बात सही भी है। अगर मान लो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो जरूरी थोड़ी ना सारे एक साथ ही कोलाइड कर रहे हो। बोलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब ये तुम्हें सही से कहाँ समझ में आएगा, जब मैं तुम्हें कोलिजन थ्योरी पढ़ाऊंगी, जहां पे मैं तुम्हें ये बताऊंगी जरूरी नहीं है कि तुमने 1000 मॉलिक्यूल लिए तो हजारों के हजारों कोलाइड कर रही है। उसमें से वही कोलाइड करते हैं जिनके पास कुछ एनर्जी होती है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये हम कोलिजन थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा देखने को मिलती नहीं है, ठीक है। मॉलिकुलरिटी फोर्स से कोलाइड कराते तो क्या मेरा बेटा, हम कोई फोर्स लगा के कोलाइड करा दें, क्या फोर्स लगाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे? इसमें टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर भी बढ़ा सकते हैं। बेटा अगर मान लो तुम टेम्परेचर बढ़ा दो, मान लो, है ना, प्रेशर बढ़ा दो, तो वहां पे भी क्या होता है ना, एक चीज होती है दैट, 2 वर्ड यूज होते हैं यहाँ पे। एक होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो मैं कोलिजन थ्योरी में बताऊंगी, और एक होता है एनर्जी। अगर मान लो तुम कुछ करके बहुत सारा कोलिजन भी करा दो, लेकिन अगर उनके पास वो एनर्जी ही नहीं है जितनी होनी चाहिए, वो कोलाइड नहीं करेंगे। दूसरा, अगर मॉलिक्यूल का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो वो भी क्या करते हैं, उनमें भी कोलिजन नहीं होता है, ठीक है। अगर मान लो तुमने कोलाइड करवा दिया, मान लो हो गए कोलिजन, हो गए, क्या नाम है, आकाश, हो गए कोलिजन कुछ करवा के, लेकिन अगर उनके पास वो एनर्जी नहीं है जितनी होनी चाहिए तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती। तो ये देखा गया है, जो मॉलिकुलरिटी जिनकी 3 से ज्यादा होती है, वैसे 3 वाली भी कम होती है बट 3 तक रख लो याद, 3 से ज्यादा वाले मॉलिकुलरिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। बस यही था, ये तुम्हारे बोर्ड्स में आएंगी 2 नंबर पे, बस यही चिपका के आ जाना, तुम्हें मिल जाएंगे पूरे नंबर, ठीक है। ओके मैम। चलिए अब यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे, लिखो ये सारे बच्चे, एक्सपेरिमेंटली मोलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व ड्यू टू नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली। तो जो पॉसिबल वैल्यू है मोलिकुलरिटी, या तो 1 होगी या 2 होगी या फिर 3 होगी। क्या मेरे बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? पॉइंट बना के लिखो। यस फिर वो कह रहे हैं कि लिख लो यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये वाला पॉइंट और लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन molecularity is meaningless, molecularity is meaningless। लेकिन हर स्टेप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एलिमेंट्री होता है, तो हर एक स्टेप के लिए मोलिकुलरिटी को डिफाइन कर सकते हैं, बट ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। क्लियर है? मैम ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के आगे मैकेनिज्म है हमको सिलेबस में? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन हो रही है? यस मैम। ऑर्गेनिक में है बेटा, जहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में आपको इसमें वो दे के रहेगा कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आपको खुद नहीं लिखनी है, ठीक है। ओके मैम। चलिए ये वाला लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, क्या मैं बोल सकती हूँ कि अगर मेरी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जो मोलिकुलरिटी होगी वही ऑर्डर होगा?
बोलो। यस मैम। अगर मेरी रिएक्शन एलिमेंट्री है तो मोलिकुलरिटी क्या हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, तो ऑर्डर भी क्या होगा मेरा, 1 2 3 होगा। लेकिन अगर मेरा ऑर्डर 0 हुआ या फ्रैक्शनल में हुआ या 3 से ज्यादा हुआ, मतलब वो रिएक्शन पक्का से पक्का कौन सी होगी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स। क्यों, Complex. क्योंकि 0 मोलिकुलरिटी नहीं होती, फ्रैक्शनल मोलिकुलरिटी नहीं होती है, 3 से ज्यादा नहीं होती है, तो नहीं होती है तो एलिमेंट्री भी नहीं होगी रिएक्शन फिर, यानी कि कॉम्प्लेक्स होगी। यही तो पूछा जाता है पेपर में, घुमा घुमा के, तो इसीलिए ये पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको लिख लेना। ये नोट्स तुम्हें मैं आप लोगों को परसों पढ़ाऊंगी ना, 0 ऑर्डर, तो उसे मैं ये दे दूंगी मैम, ठीक है। और ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए बेटा, ठीक है। 2 नंबर में आ जाता है कई बार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस बताओ, तो ये चेप के आ जाना, ठीक है। बस मैम PYQ में था लास्ट ईयर। था ना, हाँ ठीक है मेरे बेटा। देखो वही है जो मैंने बताया है, बस तुम्हें डिफरेंस लिख के आना है पेपर में। चलो आज के लिए फिर इतना ही कर लें। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें लिख ली हूँ। इसके नोट्स वैसे अभी भेजने हैं तो मैं भेज दूंगी, वरना जब हम नेक्स्ट क्लास में 0 ऑर्डर करेंगे उसी के साथ ये नोट्स भी फिर आप लोग ले लेना। मैम अभी भेज दो, नोट डाउन कर लेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, अच्छे से